सारे पार्टिसिपेंट अपना वीडियो ऑन करो। आकर्ष 10A, शिवम 10H। सर ऑन है। हाँ अभी ऑन हुआ। शिवम 10H, चंद्रमणि 10G, आकांक्षा श्रीवास्तव 10J, शिवम शिवम सुनाई दे रहा है? यस सर। ऑन करो। आ गया। सोनी 10G, मुस्कान 10G, अंशु 10A। सब लोग वीडियो ऑन करो अपना। आज अभी तक 12 लोग ज्वाइन किए हैं। आकर्ष तो का ब्लैंक क्यों आ रहा है? शशि आकर्ष ब्लैंक क्यों आ रहा है जी? सर ऑन है। ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे डार्क। शायद नेटवर्क। मुस्कान सर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके। मेरा कैमरा खराब। अच्छा, मुस्कान कुमारी 10G है कि ज्वाइन करके चली गई कहीं? मुस्कान सर हाँ ऑन है। हाँ अभी ऑन हुआ। शिवम इसका फिर गायब हो गया। अंशु कुमारी 10A, अंशु कुमारी 10A, गुड। कल हम लोग लेसन 1 समाप्त कर दिए पूरी तरह से। उसका जो भी एक्टिविटीज था वो भी खत्म हो गया। उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन जो आप लोग अपने कोई साइड बुक पढ़ते हो उसमें भी कोई क्वेश्चन हो? क्योंकि अभी हम लोग सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम लोग सेकेंड लेसन में बढ़ेंगे। तो मैसेज आया है, बैड लाइट है। नहीं प्रॉब्लम है किसी को? लेसन 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे हाँ ना बोलो लोग, सुनाई दे। नहीं सर। नहीं है, चलो तो फिर हम लोग नो सर। ओके। तो 3 लेसन जो हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट टर्म में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट, और उसके बाद फिर थर्ड लेसन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये 3 लेसन आपको फर्स्ट टर्म में केमिस्ट्री में पढ़ना है। अभी हम लोग फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, सॉरी सेकेंड लेसन जो है एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट। आ रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे आ रहा है? स्क्रीन पे आ गया है? सर। ओके। आज बारिश का मौसम है तो नेटवर्क का अच्छा प्रॉब्लम करेगा। इंट्रोडक्टरी स्क्रीन अभी आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, लिखा हुआ है एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट। क्लास 7 में अगर तुम लोगों को याद होगा तो क्लास 7 में ये सेम लेसन पढ़ना था, याद है? सर लेसन का नाम पता है, याद है, लेकिन क्या पढ़े थे नहीं याद। क्या पढ़े थे वो याद नहीं है। फिर भी कुछ तो, जैसे मान लो एसिड किसको बोलेंगे, कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है या ये सब्सटेंस सॉल्ट है? सॉल्ट छोड़ दो, अभी एसिड और बेस ही बताओ कि हम लोग को कैसे पता चलेगा। कोई भी इसमें से कोई भी 4 सेक्शन के बच्चे जुड़े हुए हैं तो कोई किसी न किसी को तो पता होगा ही कि नॉर्मली हम लोग टेस्ट खट्टा आता है सर। एसिड का टेस्ट सावर होता है, खट्टा होता है। बेस का टेस्ट बिटर होता है। बिटर होता है। वेरी गुड। तो नॉर्मल जो है हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो जिसको एंशिएंट में कंसेप्ट भी बोलते हैं, वो यही है कि
एसिड्स आर सावर इन टेस्ट एंड बेसेज आर बीटर इन टेस्ट। अब वही चीज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि बहुत सारे चीज को हम लोग, बहुत सारे फूड मटेरियल्स या खाने वाली चीजों को हम लोग देखते हैं, और फूड खाने वाली चीज नहीं भी है तब भी उनका जो टेस्ट है अगर किया जाए तो पता चलेगा कि कुछ बीटर हैं, कुछ सावर हैं, और कुछ का बिल्कुल अलग है, सॉल्टी टेस्ट होगा। अब उसमें से हम लोग कैटेगराइज करना होता है कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है। तो एंशिएंट कंसेप्ट यही कहता है हमारा कि द सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट आर जनरली एसिडिक इन नेचर। ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ये पहले अंतर समझ लो कि एसिडिक इन नेचर और एसिड में क्या अंतर है। एनीबॉडी? कोई बता सकता है कि एसिडिक इन नेचर और दैट इज एसिड? जैसे बोलेंगे दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर, और फिर बोले कि नहीं दैट सब्सटेंस इज एन एसिड। दोनों में सेंटेंस में इंग्लिश में तो अंतर समझ में आ ही रहा है, केमिकल लैंग्वेज में इसमें क्या अंतर होगा केमिस्ट्री के भाषा में? कोई बता सकता है? नो? नो सर। ओके, एनीबॉडी? और कोई? हर्षित? सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए ना। क्वेश्चन है कि एसिडिक इन नेचर और एसिड में क्या अंतर है? दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर एंड दैट सब्सटेंस इज एसिड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एसिड मतलब कि कंप्लीटली एसिड है बोला जा रहा है, और एसिडिक मतलब कि उसमें एसिड का प्रॉपर्टीज है। ओके, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करो। सर एग्जांपल जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर H2SO4 बोले तो कंप्लीटली वो एसिड है। वेरी गुड। या फिर अगर हम लेमन जूस या फिर ऑरेंज जूस का बात करते हैं तो वो एसिडिक इन नेचर है, कंप्लीटली कोई गिवन एसिड नहीं है। लेमन जूस बहुत सारा में तो mixture है। ये आपको साइट्रिक एसिड होता है? तो कंप्लीटली केवल साइट्रिक एसिड नहीं ना होता है, उसके नहीं, साथ वो भी मिक्सचर है, और मिक्सचर है। तो मिक्सचर। अच्छा, इसी एग्जांपल को अगर हम लोग property बोलें acidic है। थोड़ा सा और चेंज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CO2, दैट इज एसिडिक इन नेचर, एंड H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, दैट इज प्योर एसिड। समझ में आया अंतर क्या हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिड नहीं है, दैट इज ए गैस, बट दैट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट इज ऑक्साइड ऑफ ए नॉन मेटल। अगर उसको, अब वो कैसे पता चलेगा कि एसिडिक इन नेचर है? तो फिर वही चीज है, इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे, उसका वाटर में डिजोल्व करेंगे और उसके बाद उसमें ब्लू लिटमस और रेड लिटमस ले जाएंगे। ब्लू लिटमस अगर रेड हो गया यानी कि वो एसिडिक इन नेचर है। तो यही अंतर है कि अब यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि द सब्सटेंसेस व्हिच आर सावर इन टेस्ट आर जनरली एसिड, नो, दीज आर जनरली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जैसे लेमन, ऑरेंज, ग्रेप, कर्ड, टोमेटोज, ये सारे जो एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर, दीज आर नॉट एसिड, दीज आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे कंटेन वन और मोर एसिड इनटू देम। और दूसरा है कि द सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट आर जनरली कंसिडर्ड एज बेसिक इन नेचर। तो ये तो हमारा एंशिएंट कंसेप्ट हो गया। अब इसमें जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट है, लाइम वाटर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, and the substance which are salty in taste are called salts। तो salty in taste का ये जो है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंस भी सॉल्टी होते हैं, बहुत सारे बेसिक सब्सटेंस भी सॉल्टी होंगे टेस्ट में, लेकिन ये जनरल कंसेप्शन है, ये कोई केमिस्ट्री का कोई अप्रूव्ड डिफिनीशन नहीं है, इसलिए ये जनरल एक लेमन के लिए हम लोग इसको मान के चलते हैं कि ये जनरल लोगों के लिए पहचान है। अब आते हैं इसके आगे, कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हमारे बुक में 10th क्लास के लेवल तक दो ही कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, एक एंशिएंट कंसेप्ट दैट इज सावर इन टेस्ट और बिटर इन टेस्ट और व्हाटएवर जो भी है,
और दूसरा मॉडर्न और आर्हेनियस कंसेप्ट बोलते हैं इसको। आर्हेनियस चूंकि साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था, इसलिए आर्हेनियस कंसेप्ट भी बोलते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में आर्हेनियस नाम का कहीं जिक्र नहीं है। याद रखोगे लोग कि एक साल हम क्या किए कि एग्जाम में यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन दे दिए पीरियोडिक टेस्ट में कि व्हाट इज द आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो कुछ बच्चे और बहुत सारे बच्चे और कुछ टीचर्स ने इस पे ऑब्जेक्शन कर दिया कि आर्हेनियस कहीं पे है ही नहीं, एनसीईआरटी बुक में 10th क्लास की कहीं पे आर्हेनियस का जिक्र ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मॉडर्न कंसेप्ट और आर्हेनियस कंसेप्ट दोनों एक ही है। H+ आयन जो देगा, अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, तो वो अलग कंसेप्ट है। पहले हम लोग एंशिएंट कंसेप्ट देखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 कंसेप्ट पढ़ेंगे। 2 आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रहा है और इसके अलावा 2 और पढ़ेंगे। तो 2 में से सबसे पहला है एंशिएंट कंसेप्ट, जिसके बारे में अभी हम लोग जिक्र किए कि द सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट, नॉट ओनली सावर इन टेस्ट बट दे आर कोरोसिव इन नेचर आर कॉल्ड एसिड्स, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। अब इसमें थोड़ा सा और सुधार हम लोग कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एंशिएंट कंसेप्ट द सब्सटेंसेस व्हिच आर सावर इन टेस्ट, कोरोसिव इन नेचर आर कॉल्ड एसिडिक और दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो एसिड का हम लोग को बोलना है तो और कॉल्ड एसिड कर सकते हैं। दूसरा है कि द सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, पहला टेस्ट हो गया कि टेस्ट में बिटर है। तीसरा है सोपी और स्लिपरी इन टच, चिकना होगा टच करने पे, एंड दीज आर कोरोसिव इन नेचर ऑल्सो। ये बेसेस भी कोरोसिव होते हैं, जैसे आप लाइम वाटर, चूने का पानी में अगर ज्यादा देर तक हाथ डाल के रखेंगे या हाथ पे रखेंगे चूने के पानी का, चूने को ही रख लेंगे तो आपके हाथ के जो स्किन है वो डैमेज होगा, वो कोरोजन कर रहा है आपके स्किन का। तो बेसेज आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर। अब बेसेज का एग्जांपल आपका कास्टिक सोडा हो गया। कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा कास्टिक सोडा का? सर NaOH। यस, बगल में लिखा हुआ है NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी दैट इज लाइम वाटर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो बहुत सारे और भी हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसेस हैं। तो एंशिएंट कंसेप्ट में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट और दैट इज आल्सो कॉल्ड आर्हेनियस कंसेप्ट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, modern concept is known as Arrhenius concept because it has been given by a scientist named Arrhenius। तो इस कंसेप्ट में क्या कहता है कि the substances which give का मतलब क्या होता है कि किसी को दे नहीं रहा है हाथ से पकड़ के, give यानी कि रिलीज करना, तो which give hydrogen ions, H+ ions when dissolved into water are called acids, and these H ions are available in solution as H3O+ ions। ये इसका मतलब समझ में आया सेंटेंस का? फटाफट क्विक आंसर दो लोग, हाँ ना तो फिर उसको समझाएंगे। बता दीजिए एक बार। ओके, आप जैसे एसिड है, एसिड को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे यानी कि वाटर में उसको मिक्स करेंगे तो H+ आयन रिलीज होगा। क्यों रिलीज होगा? जैसे अब एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल से समझो। ये हमारा HCl है, HCl इज एन एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वाटर में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो HCl है ये अपने कोरस्पॉन्डेंट आयन में टूट गया, H+ और Cl- में। अब H+ जो है ये हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि छोटा एटम है तो जल्दी से रिएक्शन करके स्टेबल होना चाहता है। तो ये जो H+ है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ये दोनों आपस में जुड़ गया और बन गया H3O+, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। H+ अगर रहेगा तो हाइड्रोजन आयन, एंड H3O+ रहेगा तो हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। तो आपका जो सॉल्यूशन जब आप देखेंगे, मतलब उसको हम लोग को देख नहीं सकते हैं आंख से, लेकिन जो सॉल्यूशन एसिड का बनेगा उसमें H+ आयन बहुत देर तक आपको नहीं मिलेगा, तुरंत रिएक्शन करके कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जस्ट रिवर्स है कि जब आपको बेस को डिसॉल्व करेंगे अगर वाटर में, तो वो आपका OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ये
हाँ, ये बेस दिख रहा है NaOH, तो ये NaOH जो है ये टूट गया किसमें, Na+ में और OH- में. So bases are the substance which give hydroxide ion or OH- ion when dissolved into water, and acids are the substance which give H+ ions और H3O+ ions. अब क्यों H3O+ ion वो बता चुके हैं हम, तो H+ ions लिखे और H3O+ ions लिखे, तो दोनों देता है वो वाटर में डिजोल्व होके, तो उसको बोलेंगे हम लोग आर्हेनियस कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. यहाँ तक में किसी को कंफ्यूजन? नो सर. नो सर. ओके, अब आगे आते हैं. अब तीसरा कंसेप्ट, ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस तो जानना चाहिए. अब देखो ये आगे बढ़ ही नहीं रहा. आवर पॉइंट शेयर नहीं हो पा रहा है, फिर से करते हैं. आया स्क्रीन पे? हेलो, आ रहा है सर. ओके, अभी आया नहीं, लोडिंग ले रहा. आ गया. आया. यस सर. क्या आ रहा है स्क्रीन पे? कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ब्रोमिस्ट लॉरी कंसेप्ट. हाँ, ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट और उसके नीचे आपका लेविस कंसेप्ट. तो ये लेविस तीसरा concept. हमारा कंसेप्ट है ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट. ये दो साइंटिस्ट ने मिल करके इस थ्योरी को दिया था. तो ये आपको उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है इसमें. क्या अंतर है वो हम लोग देखते हैं. तो इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द सब्सटेंसेस व्हिच हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन्स. अब प्रोटॉन के बगल में देखोगे H+ लिखा हुआ है. कैसे H+ हुआ वो समझाते हैं. आर कॉल्ड एसिड्स एंड द सब्सटेंसेस व्हिच हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स आर कॉल्ड बेसिस. ठीक है. अब ये बताओ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1. वेरी गुड. और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर 1.079. मास नंबर बोल रहे हैं ना, मास में नहीं पूछ रहे हैं, एटॉमिक मास नहीं. 1. तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है. तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, हाइड्रोजन में? 1. वेरी गुड. इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1. न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0. अब समझो कि H से H+ बनाना है इसको. H से क्या बनाना है? H+ बनाना है. तो प्लस चार्ज कब आता है? इलेक्ट्रॉन देने या लेने पे आता है. तो देने पे आता है या लेने पे आता है? कोई एटम देने पे. कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस चार्ज उस पे आएगा. तो हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि अब हमारा हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बन गया. तब इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 1. वेरी गुड.
इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 क्योंकि एक ही था ही और एक को वो दे ही दिया, तो बच गया इसके पास 0, और न्यूट्रॉन तो पहले ही से 0 था, यानी कि ये जो H+ आयन है इसके पास सिर्फ एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल है और वो है एक प्रोटॉन, यानी H+ आयन इज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन। ये क्लियर हुआ ना कि H+ आयन प्रोटॉन के इक्विवेलेंट कैसे है? तो ब्रैकेट में जो प्रोटॉन के बगल में H+ लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ में आ गया सबको? yes Yes, sir. वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्रोटॉन देगा वो एसिड होगा, और जो प्रोटॉन लेगा, यानी जिसमें प्रोटॉन लेने की एबिलिटी होगी, टेंडेंसी होगी, वो बेस होगा, जिसमें देने की टेंडेंसी होगी वो एसिड होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं HCl है और H2O है, इसको जब वाटर में डिसॉल्व किए तो क्या बन गया? H3O+ और Cl-। Minus. क्या H3O+ प्रोटॉन दे सकता है, यानी H+ दे सकता है? Yes. yes sir अब इस इक्वेशन में देखो, HCl ने दिया किसको? H2O को H+ दिया है ना, इसमें Yes. बेस कोई नहीं है, लेकिन इसमें वाटर जो है बेस का आपको रोल प्ले कर रहा है। कैसे? HCl ने H+ दिया तो HCl में H+ देने की क्षमता हुई, यानी प्रोटॉन देने की क्षमता हुई, तो HCl इज एन एसिड, और वाटर ने उस प्रोटॉन को रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, यानी कि वाटर में आपका प्रोटॉन लेने की क्षमता हो गई इन दिस एग्जांपल। अब इसका मतलब ये मत समझो कि वाटर बेसिक है, वाटर इज न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि वाटर इज एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, तो इन दिस एग्जांपल H2O इज ए बेस एंड HCl इज एन एसिड। तो ये जो कंसेप्ट है ये रेफरेंस पे है कि जो एग्जांपल लेते हैं उस पार्टिकुलर एग्जांपल में कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। ये यहाँ पे यही समझाया हुआ कि H+ को हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन क्यों कहते हैं, ये जो हम अभी यहाँ पे बना के समझाए वही चीज यहाँ पे लिख के समझाया हुआ है। तो इस कंसेप्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन? Nice, sir. ओके, शिवम ही सिर्फ बोल रहा है नहीं सर, और बाकी किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो लोग। no No, sir sir. नहीं ओके, लेविस कंसेप्ट। अब ये जो लास्ट कंसेप्ट हम लोग का है लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट से आपको एक और नया चीज पढ़ने को मिलेगा, जैसे बॉन्डिंग पढ़ने को भी। केमिकल बॉन्डिंग जो है ना, केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है थोड़ा बहुत 9th क्लास में बताए थे, जिसमें हम पढ़ाए हैं 9A में 9G में, तो बताए थे कि केमिकल बॉन्डिंग 2 टाइप का होता है, एक आयनिक बॉन्डिंग और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है तो आयनिक बॉन्डिंग हुआ, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोई कंपाउंड बन रहा है तो वो, या एलिमेंट भी बन रहा है तो भी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग हुआ। लेकिन अभी जब लेविस कंसेप्ट पढ़ोगे तो एक तीसरा टाइप का बॉन्ड समझ में आएगा या बताया जाएगा, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब लेविस कंसेप्ट क्या कहता है कि पहले तो ये इसका स्टेटमेंट सुनो, देखो, पढ़ो, और उसके बाद इसमें जो कंफ्यूजन होगा हम अभी छोड़ देंगे, तुम लोग पूछोगे कि ये वर्ड क्या है। इसमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द सब्सटेंसेज व्हिच कैन डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए अलग है लोन अलग है, ध्यान दोगे लोग। द सब्सटेंसेज व्हिच कैन डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एसिड्स, and the substances which can accept a lone pair of electrons are called bases। अब ये स्टेटमेंट है। अब ये बताओ कि तुम लोग इस स्टेटमेंट में कौन सा पार्ट कंफ्यूजिंग लग रहा है, या जो पता नहीं है, क्लियर नहीं है? lone pair of electrons लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। Yes, sir. ओके, तो हम अभी सारा ड्राइंग क्लियर करते हैं, इसके बाद देखते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। लोन मतलब, या एलोन मान लो, लोन और एलोन एक ही चीज है, मिलता जुलता वर्ड है। एलोन मतलब अकेला अकेला, अबैंडन्ड। ये कोई Yes. आ रहा है बहुत भयंकर नाम का, रुचित वर्धन। अच्छा, ये ऐसा फॉन्ट में लिखा है कि इधर खाली बॉक्स बॉक्स आ रहा था। तो यहाँ पे अकेला तो इंसान के लिए यूज होता है कि जिसके साथ कोई नहीं हो। अबैंडन्ड, जैसे बिल्डिंग को भी बोलते हैं अबैंडन्ड, यानी कि वो छुड़ा हुआ है, परित्यक्त बिल्डिंग है, उसमें कोई नहीं जा रहा है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है।
अब आप सोचो कि कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जैसे ये हमारा, अब इसमें केमिकल बॉन्डिंग चूंकि पढ़े नहीं होंगे लोग या याद नहीं होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये हम बताएंगे फिर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 सर 8 8। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ऑक्सीजन का? 26 2 6, यानी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 6। ओके, तो ये ऑक्सीजन का एटम दिख रहा है, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4 हो गया और 2 ये हो गए। उसी तरह से इस ऑक्सीजन का भी 2 यह हो गया, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? जो एनोटेशन हम कर रहे हैं वो दिख रहा है ना? ओके, तो ये ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ये आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए। इसको हम अलग कलर से बनाते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में शेयर कर लिया। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 2 उधर से छुप गया, हम थोड़ा दिखा दे रहे हैं अच्छे से। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन अब शेयरिंग होने के बाद? टोटल 6 है। 8। 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 और 4 ये हो गया, 8 हो गया ना? है जी? यस सर। यस सर ओके, अब इस ऑक्सीजन के पास देखते हैं कितने हैं। इसके पास भी 8 हो गया, ऑक्टेट दोनों का पूरा हो गया, यानी कि ये दोनों स्टेबल हो गए। क्या बन गया? O2। ठीक है ना? अब इस पूरे घटना में आप देखोगे कि ये जो 2-2 जोड़े, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा है। भाग ले रहा है सिर्फ ये वाला 2, एक जोड़ा भाग ले रहा है, एक जोड़ा इसका और एक जोड़ा इसका। ये जो 2 जोड़े हैं ये तो भाग नहीं ले रहे हैं ना बॉन्डिंग में। ये भी भाग नहीं ले रहा है, ये भी भाग नहीं ले रहा है, ये भी भाग नहीं ले रहा है और ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये जो 4 जोड़े दिख रहे हैं, जो दोनों ऑक्सीजन के एटम पे 2-2 पेयर दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, जो कि बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, हाँ बता रहे हैं शिवम। तो ये जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, वैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the pair of electrons which do not take part in a covalent bonding is called lone pair of electron। फिर से बता देते हैं, शिवम का है। जैसे अब ये उसी एग्जांपल से बताएं या कोई दूसरा एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो हम लोग अमोनिया बनाते हैं, इसमें दिया भी है एग्जांपल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो तो कितना होगा? 7। कितने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे इसके? 5। फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 5। तो हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सॉरी यहाँ पे दिखा देते हैं, 3 हो गया और 2 बच गया यहाँ पे। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना? यस सर। अब 3 हाइड्रोजन आया, तीनों अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। ये एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया, ये दूसरा हाइड्रोजन जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया, ये तीसरा हाइड्रोजन आया, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। और अब इसका हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिल करके ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसी तरह से ये भी बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन के पास आपके 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्टेट पूरा हो गया। और हाइड्रोजन का डिवेट ही पूरा होना चाहिए, तो तीनों हाइड्रोजन का डिवेट पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल हो गया, यानी कंपाउंड आपका बन गया NH3, दैट इज कॉल्ड अमोनिया गैस। ये स्टेबल कंपाउंड है। लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस में आप देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिख रहा है ये वाला, तो ये आपका बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या रोल है? अब आपके पास एक हाइड्रोजन आयन आ गया,
एक H+ आयन आ गया। अब इस बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। NH3 तो आपका स्टेबल कंपाउंड बना हुआ है, लेकिन ये H+ जो है ये अनस्टेबल है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो ये क्या करेगा कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन के रूप में यूज करेगा। है तो शेयरिंग ये भी, लेकिन इसमें थोड़ा सेल्फिश शेयरिंग है, यानी कि एक ही पार्टनर दोनों चीज दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा पार्टनर एक भी नहीं दे रहा है। तो इनके बीच में एक न चाहते हुए एक बॉन्डिंग बन गया, जो एरो से हम दिखाए हैं, एंड दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। एक्चुअली में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी कोवेलेंट बॉन्डिंग का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग जनरल जो होता है उसमें दोनों पार्टनर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब भी करेंगे बराबर करेंगे, 2 करें 3 करें। लेकिन इस बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पार्टनर का रहता है, दूसरा पार्टनर सिर्फ उसको पैरासाइट के रूप में यूज करता है। तो इन दोनों के बॉन्डिंग से आपका एक नया कंपाउंड बन गया, दैट इज कॉल्ड NH4+। NH4 अमोनियम और ये प्लस है आयन, अमोनियम आयन। तो यहाँ पे आपको NH3 ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया और H+ ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया। तो एसिडिक कौन होगा? लेविस एसिड किसको बोलेंगे? लेविस एसिड जो दिया उसको बोलेंगे, यानी NH3 यहाँ पे आपका हो गया लेविस एसिड, और H+ जो हो गया वो हो गया लेविस बेस। अब दूसरी तरह से इस एग्जांपल में समझाया हुआ है कि NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बोरोन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। बोरोन का याद है एटॉमिक नंबर किसी को कितना होता है? एनीबॉडी? बोरोन, हाँ, पीरियोडिक टेबल याद है? 5। बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है। तो 5 है तो उसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये फ्लोरीन है, इनके पास लास्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो तीनों के साथ शेयरिंग किया तो 3 और 3 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ बोरोन के पास। यानी BF3 कंपाउंड तो बना है, लेकिन इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, पूरी तरह से स्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो ये नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने यूज कर रहा है। तो यहाँ पे NH3 जो है एक लेविस, इसमें लग रहा है उल्टा लिखा गया, लेविस बेस हो गया, और BF3 जो है वो लेविस एसिड हो गया, इसमें उल्टा लिखा गया। जो डोनेट करेगा वो बेस होगा, काट देते हैं तो सुधार के भेजेंगे, और जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। तो 4 कंसेप्ट पढ़े, इसको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े जी? पहला कौन सा था? एंशिएंट कंसेप्ट। एंशिएंट कंसेप्ट। उसमें क्या है? एसिड, सर एसिड का टेस्ट सावर होता है, हाँ, कोरोसिव इन नेचर होता है, और बेस का बिटर इन टेस्ट होता है, सोपी और स्लिपरी इन टच होता है, सोपी इन टच होता है, और आपका ये क्या बोलते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा हम उसको करेक्शन कर लेते हैं। ये लेविस बेसेस, जो एक्सेप्ट करेगा वो हो गया बेसेस, और जो अभी सुधर गया है आपका, देखो। तो पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट कौन सा था? मॉडर्न कंसेप्ट। और उसका दूसरा नाम क्या है मॉडर्न कंसेप्ट का? अर्हेनियस Arrhenius कंसेप्ट। theory. अर्हेनियस कंसेप्ट। ओके। तो इसमें जो H+ आयन देगा वाटर में डिजोल्व होने के बाद वो एसिड वो कहलाएगा, एसिड होगा, और जो OH- देगा वो बेस। बेस होगा। वेरी गुड। तो ये भी क्लियर हो गया। तीसरा कंसेप्ट हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट।
इसमें क्या कहता है कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा। प्रोटॉन यानी कि H+, हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन आयन। वेरी गुड। और लास्ट कंसेप्ट हम लोग का था लेविस कंसेप्ट, ये टोटली डिफरेंट है, बाकी सब प्रोटॉन पे डिपेंडेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बेस होगा और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। यहाँ तक में किसी को कंफ्यूजन, कोई कंसेप्ट जो समझ में नहीं आया हो? नो सर। सबको क्लियर? यस। तो हम लोग जब टेस्ट लेंगे, फिर अभी दूसरे चैप्टर का जब टेस्ट होगा या पहले चैप्टर का भी फिर से टेस्ट होगा, हम लोग लेविस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। अमित कुमार NG लेविस कंसेप्ट फिर से बता दे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया सबको? अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या डिफिनेशन देंगे? कोई बोलो, एक आदमी। The pair of electrons which are abundant in sharing. The pair of electron present on an atom which do not take part in covalent bonding is called lone pair of electron. तो हमारा भी जो एग्जांपल हम लोग यही पे देख रहे थे, अमित को नहीं समझ में आया फिर से ध्यान दोगे। अभी सिंपल एग्जांपल जैसे हमारा यहाँ पे लिखा है B और A, B है और A+ है। A+ यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो B+ जो है ये B जो है, ये इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया। तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, मतलब उसको ट्रांसफर नहीं कर रहा है, लेकिन A+ जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अपने यूज कर रहा है, और इसके चलते इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड जनरेट हो गया एरो से जो दिखाया गया है, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अभी बताए हम थोड़ा देर पहले तुम लोगों को कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है, लेकिन इसको एरो से दिखाया जाता है। एरो से इसलिए दिखाया जाता है कि जो पार्टनर यूज कर रहा है उसकी तरफ एरो का हेड होगा, और जो पार्टनर उसमें दे रहा है इलेक्ट्रॉन, दे रहा है मतलब कि जिसका अपना इलेक्ट्रॉन है, उसकी तरफ टेल होगा। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो टेल है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो, ये सॉरी यहाँ पे देखो, ये जो टेल है यानी कि इलेक्ट्रॉन B का है, यूज